गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वायरमेंट सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द सितंबर मंथ ऑफ इंस्टा स्टैटिक क्विज ऑफ इनसाइट. लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. या आई नो वेरी वेल दैट आई लेट uploaded it because this the whole month of October is very hectic in nature and it is not good for emotionally, physically, mentally, socially, so it is very havoc caused of month. And anyway, let's discuss the first question of today. First question is about the environment से रिलेटेड है. तो नेशनल पार्क में दिया गया है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो नेशनल पार्क में नहीं की जा सकती है फुली और पार्शली, मतलब फुली भी नहीं कर सकते हैं ना पार्शली कर सकते हैं. तो आपको बताना है क्या यहाँ पे हम हंट कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल का, या डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं हैबिटेट, या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं टूरिस्ट लॉजेज को, या फिर कलेक्शन कर सकते हैं. कलेक्शन नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड है ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है. सही की बात करिए, यस फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस पार्शली रेस्ट्रिक्टेड है. हम सभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल टिम्बर. टूरिस्ट लॉजेज हम सभी जगह नहीं बना सकते. फॉर एग्जांपल कोर में हम जाकर नहीं बना सकते. यस नेशनल पार्क में कहीं ना कहीं बना सकते हैं, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द दैट वी आर मेक इन द कोर रीजन. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इट इज नॉट अलाउड इन एनी ऑफ द protected area in the country, and hunting of wildlife, so it will always be the not be the case in the नेशनल पार्क. इसको हम अलाउ नहीं करते हैं. तो डी यहाँ पे सही है. चारों के चार ऑप्शन सही है पार्शली और कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है ये. लेट्स सी नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं. हंटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल एनक्रोचमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉजेज एंड अदर सच एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया में. नेशनल पार्क की बात करते हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है जहाँ पे हम सिर्फ एक एनिमल को फोकस में करते हुए नेशनल पार्क बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड वेयर नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी फॉर्म हार्वेस्टिंग और टिम्बर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राइवेट ओनरशिप राइट इज अलाउड. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे रिजर्व कम्युनिटी के लिए भी किया जा सकता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर कलेक्शन माइनर प्रोड्यूस. सेम ही है, जैसे फर्क नहीं है. बट ये याद रखना जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 का है उसके हिसाब से इसमें उससे कोई बनाया जाता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व ऑल्सो. लेट डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड उसी के ही तर्ज पे हमने बहुत सारे अपने फ्लोरा एंड फोना को मेंटेन करने के लिए 2 और 3 एक्ट ऑल्सो पास्ड लाइक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, जो हमारा CBD है जो 1992 में रियो दी अर्थ में जो समिट हो रही थी जिसमें 3 हमारे प्रिंसिपल निकल के CBD UNFCCC एंड UNFCCC CBD वन मोर इज देयर UNCCD जहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं. तो वहाँ से ही हम CBD जो है से निकल के हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 से. तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं हम मेजर करते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं कि अपने एनिमल फ्लोरा फोना एंड बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में. ओके सिंपल बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक बॉडी है, एक टाइप ऑफ सोसाइटी है जो क्या काम करता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने में हेल्प करती है. एंड इसी की वजह से हम जो अर्थ डे है वो मनाते हैं. अर्थ डे में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए आई थिंक मार्च के लास्ट सैटरडे को हम एक दिन के लिए 8 से 9 घंटे में जो नॉन एसेंशियल लाइट्स होती है उसको ऑफ कर दिया जाता है. तो क्या ये ब्रांच इवन अंटार्कटिका में फैला हुआ है. नंबर 2 ये एस्टेब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट 1992 में. वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एक नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए कंजर्वेशन गोल रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. तो कोई इनकरेक्ट बताना है तो मेरे हिसाब से तीनों के तीनों इनकरेक्ट है. तो यस तीनों के तीनों इनकरेक्ट है बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑफिस इन अंटार्कटिका, सो इट इज़ ओनली 6 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है. एक चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है जो 1961 में रियो समिट 99 चैरिटेबल ट्रस्ट था. It was known as the World Wildlife Fund before the term wildlife and environment had caught the attention of the government or the public. नीति आयोग ने इसकी नोडल एजेंसी है जो हम SDG बनाते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं या फिर रैंकिंग तैयार करते हैं. इट इज मेड बाय द SDG नोट बाय द वर्ल्ड वाइड फंड. Next question is about the why do exotic species not threatened to an indigenous system such as in lake or in isolated island in Andaman. It means that जो exotic species है वो हमारे इंडिजीनियस इकोसिस्टम के लिए थ्रेट नहीं होते. दे पोस्ट नो थ्रेट नहीं आई एम रियली सॉरी, दे पोज अ थ्रेट फॉर द इंडिजीनियस इकोसिस्टम. एक्जोटिक स्पीसीज क्या होते हैं? देखो एक्जोटिक इकोसिस्टम या फिर इको स्पीसीज वो होती है कि जो दूसरे एरिया में नेचुरली पाई जाती है जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा लिमिटिंग फैक्टर होगा, चाहे वो लाइट हो सकती है, चाहे वो फूड हो सकता है, चाहे फिर प्रेइंग एनिमल हो सकता है. बट अगर ये डिफरेंट कंडीशन में आते हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट में आते हैं तो इनकी जो नीड है वो इतनी तेज़ी से फुलफिल होना स्टार्ट हो जाए. जो वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए. दैट इज़ नॉट गुड. ठीक है, 1 नंबर को बढ़ा के हम 1000 को नहीं खत्म कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन बेसिक रीज़न कि एक्जोटिक स्पीसीज हमारे लिए पोज थ्रेट करते हैं. रीज़न क्या है इसमें? सच स्पीसीज कम्पीट विद द लोकल और नेटिव स्पीसीज फॉर फूड. मतलब कि ये कम्पीट करती हैं नेटिव स्पीसीज के साथ फूड के लिए. दे कैन मे बी प्रेडेटर ऑफ लोकल स्पीसीज. तो ये क्या होता है, ये कई बार क्या होता है जो स्पीसीज आती है वो प्रेडेटर बन जाते हैं. मतलब एक हाईएस्ट जो इकोसिस्टम का
अप स्टेयर में, जो हमारा पिरामिड में ऊपर पोजीशन ले करते हैं, जो नीचे वाले के लिए खतरा हो सकता है। सच स्पीसीज जो है डिजीज़ भी कर सकते हैं नेटिव स्पीसीज़ के लिए, कुछ ऐसे वायरसेस पाए जा सकते हैं उन स्पीसीज में। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तीनों इतना सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में से तीनों ही सही होते हैं। एनीवे, एक्सोटिक स्पीसी इंट्रोड्यूस न्यू इन्वायरमेंट में होती है, एंड मैं मतलब बता चुकी हूँ, और किस तरीके से थ्रेट करते हैं ये भी मैंने बता चुके हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि बेफालतू में पढ़ने से समझना इंपॉर्टेंट, ना कि पढ़ना। आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओशियन और सी, दैट द मोस्ट कोरल स्पीसीज। ओके, ओशियन या फिर सी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा ओशियन है जहाँ पे कोरल स्पीसीज सबसे ज़्यादा है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन ओशन। मेडिटेरियन सी, जो हमारे मेडिटेरियन, लीबिया, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है, मेडिटेरियन सी। या फिर अटलांटिक ओशन, इट्स मेडिटेरियन सी जो पार्ट है अटलांटिक ओशन का। ये पैसिफिक ओशन, जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया वाली जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन आता है। इवन जो हमारा वाइट बैरियर रीफ है, सबसे बड़ा जो इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर द कोरल रीफ इटसेल्फ, सो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो मेडिटेरियन सी, तो कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच है? तो पहले पैसिफिक ओशन, बिकॉज इज द पार्ट ऑफ द, एक मिनट, रीबिल्डिंग कोरल जो है रेस्ट्रिक्टेड है जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट इज़ गुड फॉर द पैसिफिक ओशन, क्योंकि इसकी सैलिनिटी ज़्यादा भी नहीं होती है, एंड जो वार्म वाटर भी वहाँ पे पाया जाता है, एंड वेरी ओपन है। एंड अगर हम बात करें और कोऑर्डिनेट की, तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेस्ट वाटर में पाए जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कोरल रीफ से डिक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड साउथ है, और साउथ में ये पाए नहीं जाते हैं। देयर आर अबाउट ट्वाइस एज मैनी कोरल रीफ इन पैसिफिक ओशन रीफ इन अटलांटिक ओशन रीफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा। एंड क्या होती है ये एक टाइप से, देखो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं। जब नाइट्रोजन कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। और ये ऐड कैसे होती है, ये आपसे पूछा गया। जब हमारे बैक्टीरिया लिविंग इन सोइल, तो वो कई बार क्या होता है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रोजन जो फुल अवेलेबल होते हैं। या फिर ये होता है कि जो पत्तों में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो उसका कुछ कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द बैक्टीरिया इटसेल्फ। नंबर सेकंड, जब हमारे यूवी रेडिएशन एंड ओजोन का जो मिक्सचर के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है? या फिर लाइटनिंग स्ट्रोक में क्या हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है? तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड इज नॉट करेक्ट, बिकॉज नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए ना कहीं सोर्स होना चाहिए। अगर ओजोन में O3 है एंड यूवी रेडिएशन में कोई कंपाउंड नहीं है, तो हाउ O3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू NO2? नो, नॉट एट ऑल, सो दैट इज इनकरेक्ट। लेट्स सी। और ये बात करें लाइटनिंग की, लाइटनिंग में जो हमारा 78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है, तो वहीं से कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। एंड वैसे तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, बट व्हेन लाइटनिंग इज स्टोइंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, दैट दे आर फॉर्मिंग द नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो लेट्स सी, तो बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बायो रिएक्टर क्या होते हैं? बायो रिएक्टर कैन बी ट्रीट सीवेज एंड वेस्ट वाटर, इज इट? क्या यहाँ पे फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अल्गा को भी ग्रो किया जा सकता है? तो बताएं कौन सा इनकरेक्ट है? तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, मतलब दोनों के दोनों सही है। एंड बायो रिएक्टर में ऑल्सो भी डिवाइस उसको कहा जाता है जहाँ पे सेल्स को ग्रो किया जाता है इन अ टिश्यू वे में, टिश्यू कल्चर या फिर सेल कल्चर कहा जाता है उस पूरी प्रोसेस को। दिस डिवाइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टिश्यू इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए इसको डेवलप किया जाता है। इसका मेन एम ये रहता है कि सीवेज को एंड वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाए। एंड एक फोटो बायो रिएक्टर जो है वो रिएक्टर होता है जो इनकॉर्पोरेट करता है लाइट सोर्सेज को, सो डैट जो बैक्टीरियल और द स्लज है वो अच्छी तरीके से हम उस पर कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। फोटो बायो रिएक्टर है यूज टू ग्रो स्मॉल फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सच एज द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज द गुड सोर्स ऑफ द मीथेन एंड दैट कैन बी द कोज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इन नेचर, एल्गा और मोस प्लांट। विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन साइकिल आपने सुना होगा किस तरीके से ऑक्सीजन बनती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, अगेन फोटोसिंथेसिस प्लांट करके ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन डेट आर कंजप्ट बाय द रेस्पिरेटर जो ह्यूमन लाइक हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, प्लांट अदर जो भी कंजप्ट करते हैं ऑक्सीजन को, एंड देन दे एक्सक्रीट जो ये छोड़ते हैं CO2 एंड CO2 अगेन गो टू द एयर, मतलब ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन साइकिल में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वोल्केनिक गैसेज, नंबर सेकंड केमिकल वेदरिंग, या फिर सरफेस रिएक्शन ऑफ O3 ओजोन। तो अपने कौन सा यहाँ पे, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। जो रिजर्वायर है
अर्थ ऑक्सीजन इज विद इन द सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है। 99.5% ऑफ द क्रस्ट एंड मेटल आर मेड ऑफ द ऑक्सीजन इटसेल्फ है। एंड ऑक्सीजन जो पाया जाता है सिलिकॉन एंड ऑक्साइड की सिलिकॉन ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। ओनली स्मॉल पर्सन जो है ऑक्सीजन दैट रिलीज इन द एटमॉस्फेयर दैट इज मेड 22%, बट ये बहुत कम अमाउंट है एज कम्पेयर टू द जो अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल में पाया जाता है। एंड कोर की बात करें तो अर्थ के कोर की, तो वहाँ पे निकल एंड आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जहाँ से वोल्केनिज्म की प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। द प्रोसेस दैट लेड टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर एरोबिक एस्पिरेशन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, कंबंशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। जहाँ भी ऑक्सीडेशन आ जाता है, देखो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन और द रिडॉक्स रिएक्शन। जो फिक्सेशन जब हम N2 करते हैं बाय लाइटनिंग, क्योंकि N2 को जब रिएक्ट होना होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो लाइटनिंग बनती है, लाइटनिंग में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, तो कहीं ना कहीं कंजप्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और द फ्री ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। फिक्सेशन ऑफ N2 बाय द इंडस्ट्री, एंथ्रोपोजेनिक, ऑक्सीडेशन ऑफ वोल्केनिक गैसेज, केमिकल वेदरिंग, सरफेस रिएक्शन ऑफ O3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज़ है वो हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट ये होता है कि जो हमारा पोल्यूटेंट है वो डायरेक्टली किसी मशीन से निकले एंड अफेक्ट द एनवायरनमेंट, लेकिन सेकेंडरी में वो होता है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो प्रिकर्सर होता है कि वो सेकेंडरी कुछ एक पोल्यूटेंट बनाए, एंड जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है वो हैजार्डस अपना पोल्यूटेंट का रंग रूप दिखाता है, समझ में। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है एयर पोल्यूटेंट एमिट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से प्रोड्यूस होता है, अनलाइक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या ये सही है? प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है हायर शॉर्टर लाइफ होता है इन द एटमॉस्फेयर देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नंबर 3 में बोला गया है प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है लेस पोटेंट रहता है, इसके कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज़्यादा हार्मफुल है। इस जितना आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो यहाँ पे सिर्फ एक सही है, फर्स्ट सही है। देखो किसी की ग्रेविटी को हम नहीं नाप सकते हैं कि कौन ज़्यादा लाइफ टाइम तक रहता है, कौन कम लाइफ टाइम तक। देखो डेट इज़ डिपेंड अपॉन द क्या सब्सटेंस बन रहा है, कुछ हम जनरलाइज नहीं कर सकते इन द केस ऑफ द पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूटेंट के अलावा लेस पोटेंट ऐसा नहीं है, हाँ लार्ज पोटेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी प्राइमरी पोल्यूटेंट रहता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट हैज़ अ मच लार्जर लाइफ दैन द सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बट जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का इफेक्ट होता है भले ही थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये अपोजिट स्टेटमेंट दे रखी है, तो फर्स्ट इज इट सेल्फ करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो एक मिनट हम इसके भी पढ़ ले रहे क्या दे रखा है। प्राइमरी पोल्यूटेंट इज एन एयर पोल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है डायरेक्टली एमिटेड नहीं किया जाता है। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट यू कैन से द इंक्लूड एक्स ओजोन विच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन द फॉर्म ऑफ द सनलाइट नाइट्रोजन। ओके, वी डिड द होल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 9th पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में बोला गया है 2.5 pm पार्टिकुलेट मेरा 2.5 कहाँ से निकलता होगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा व्हीकल पॉपुलेशन है जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे 2.5 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। व्हीकल पॉपुलेशन होती कहाँ पे, तो अर्बन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मटेरियल निकलता है, बट दैट नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द पोल्यूशन दैट कम्स फ्रॉम द PM 2.5। PM 2.5 इज द मोलिकुलर लेवल पे होते हैं, जहाँ पे जो ट्रैफिक लेवल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पाया जाता है। ओके, और ये जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी एक रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर विजिबल टू बी नेक्ड आई कॉजिंग हेज इन द ट्रैफिक। इज इट, क्या ये जो है विजिबल हो सकता है नेक्ड आइज के लिए, तो ट्रैफिक में हेज क्रिएट कर देते हैं। दे लेवल आर मोस्ट लाइकली टू बी एलिवेटेड ऑन अ डे विद द लिटिल और नो विंड और एयर मिक्सिंग। जहाँ पे एयर मिक्सिंग नहीं होती है, जहाँ पे एयर नहीं होती है, तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दे कैन बाईपास द नोज, और ये जो है हमारे थ्रोट के अंदर चला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, बिकॉज दे आर वेरी ऑफ स्मॉल इन नेचर। तो अपन कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड है, क्योंकि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट 2.5 बट 10 जो PM 10.10 होता है उसके रिगार्डिंग ये सही है। PM 2.5 एक एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर है जिसका डायमीटर माना जाता है 2.5 माइक्रोमीटर, विच इज अराउंड 3% ऑफ द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन हेयर। इट causes respiratory problem, reduce visibility। 2.5 participate can only be touched with the help of the electron microscope से हम इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। their prevention and their dispersion is in atmosphere and increase concentration। the circulatory system जो है जिसको cardiovascular system is an organ system that permit blood to circulate and transport nutrient, oxygen, carbon dioxide, hormone and blood cells to form the cells in the body to provide nourishment। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये दे रखा है। कैल्प्स, कैल्प्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट अ मिनट। ओके, कैल्प्स के बारे में दे रखे हैं, लेट्स सी। कैल्प्स क्या एक ब्राउन एल्गा सीवीड है जो सर्वाइव करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर में, भी लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस एंड इवन ग्रो अंडर सी आइस के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। कैल्प फॉरेस्ट जो है कोस्ट लाइन पे पाए जाते हैं एंड डिक्रीजिंग द पावर ऑफ वेव, जो भी वेव वगैरह आती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर देते हैं एंड कोस्टल इरोजन को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं पोटेशियम आयोडीन का, तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही, तो तीनों में सही है। कैल्प जो है एक लार्ज ब्राउन एल्गा सीवीड है जिसको हम टू मेक द ऑर्डर लेमिनरीज, दे आर 30 डिफरेंट जेनर कैल्प्स के पाए जाते हैं। ये जो है ठंडे वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, ये कोस्टल एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। जो हमारे
कोस्टल स्टॉर्म, सर्जेस या साइक्लोन आते हैं तो उसको स्पीड को, उसकी इंटेंसिटी को कम करने में हेल्प करते हैं. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द आर ह्यूमन बींग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. और जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मैनी कंट्री के लिए सोर्स होते हैं, फूड सोर्स इन मैनी कंट्री, बिकॉज दे आर फुल ऑफ पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर एंड आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एब्जॉर्ब कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी जो है डिस्क्लोजर ऑफ किस चीज़ से रिलेट करते हैं? तो SDG से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को से ये रिलेट करते हैं. तो यू कैन सी हियर, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑपरेशन इंक्लूड. तो जो बैक्टीरियम है जो बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं तो वो कौन कौन से हैं? क्या रेडियोकोकस, निट्रोजोमांस एंड पेनिबैक्यूलस. तो क्या ये बायो रेमिडिएशन कर सकते हैं? तो तीनों के तीनों आई थिंक सही होने चाहिए. तो यस, तीनों के तीनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सीक्वेंस हो सकता है डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? ओशियन, लेक, ग्रासलैंड, मैंग्रोव, या मैंग्रोव, ओशियन, ग्रासलैंड, लेक, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स, ओशियन, मैंग्रोव, लेक्स, ग्रासलैंड. तो पता कौन सा यहाँ पे सही? तो मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा, क्योंकि टेरिटोरियल फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशन. क्योंकि देखो टेरिटोरियल पे जो भी हमारा प्लांटेशन सिस्टम पाया जाता है ना, इट्स मच मोर प्रोडक्टिव इन नेचर. ठीक है, तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा है ग्रासलैंड से, देन ग्रासलैंड, देन लेक्स से, फिर ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन क्या होता है कि जब मान लिया जाए वोल्केनो वगैरह या फिर स्मेल्टिंग वगैरह जो प्रोसेस हो जाती है तो वो ब्लैक जो रह जाता है ना एशेज, उसको हम स्मेल्टिंग बोला जाता है. तो वही ब्लैक कार्बन का पार्ट माना जाता है. एंड जो कुछ पार्ट जल जाता है, कुछ पार्ट अनबर्न रह जाता है, उसको ब्राउन कार्बन के नाम से जाना जाता है. एंड जो लेकिन सबसे डिफरेंस पॉइंट क्या है ब्लैक कार्बन में एंड ब्राउन कार्बन में, कि जो टेम्परेचर है जिस पे जलाया जाता है ब्लैक कार्बन वो बहुत हाई होता है. बस इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू इनकम्प्लीट कंबंशन जो फॉसिल फ्यूल का रह जाता है, तो इसकी वजह से होता है. ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, मतलब ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लेता है. एंड ये डिपॉजिट ऑन स्नो, इट कुड एक्सेलरेट द हीटिंग ऑफ अ स्नो. क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए. लेट्स सी. इस ब्लैक कार्बन जो है प्योर कार्बन सेवरल लिंक थ्रू द इनकम्प्लीट कंबंशन से ही बनता है. किस किस के इनकम्प्लीट कंबंशन से बन सकता है? फॉसिल हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, बायोफ्यूल, बायोमास, एंथ्रोपोजेनिक नेचुरली, फॉर एग्जांपल वोल्केनो से जो निकलता है उससे भी बन सकते हैं. एंथ्रोपोजेनिक फॉर एग्जांपल स्मेल्टिंग करना हो गया या फिर माइनिंग करना है तो वहाँ से ब्लैक कार्बन रह सकता है. एंड ये जो है हीट एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से एल्बोडो को ये कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्नो का जो स्नो जो है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाना स्टार्ट हो जाती है. बीसी एक अच्छी बात ये है कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है बट वेरी हार्मफुल. नेक्स्ट इज द एक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ फ्लाई ऐश जो है क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल पे डाल सकते हैं. फ्लाई ऐश कहाँ से निकलता है? एंड हमारी एक पॉलिसी भी है जहाँ पे हमने माना था कि 2020 तक आई थिंक 100% हम इस फ्लाई ऐश को यूज़ करना स्टार्ट कर दें. एंड कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है और जो भी ये खर्चा दिया जाता है, मान लीजिए अगर मुझे फ्लाई ऐश मैं बनाती हूँ या फिर कोई कंपनी बनाती है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है. एंड कोई जो घर वाले हैं कोई उसको पहुँचाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है तो वो कंपनी उठाती है, जहाँ पे एंड गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी मैंडेटरी किया हुआ है कि फ्लाई ऐश को यूज़ करना है. क्या ये जो है टॉक्सिक हाई मेटल इन ग्राउंड वाटर का रीज़न बन सकता है? ये क्रिस्टलाइन सिलिका कैरी करता है जिसकी वजह से सिलोसिस नाम की बीमारी हो सकती है. तो पता कौन सा यहाँ पे सही है? दोनों सही है. फ्लाई ऐश जो बाय प्रोडक्ट है जब भी हम पावर जनरेटिंग प्लांट करते हैं एंड ऐश बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो कोल है उसमें प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐश पाया जाता है, तो उसको भी ठीक करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंक्रीज कवर ऑन अ वाटर बॉडी कैन लेट. ओके, मान लिया जाए स्नो कवर बढ़ जाता है किसी वाटर बॉडी पे, क्या उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सडन स्पर्ट हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन में जो डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि सडन स्पर्ट हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन में जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है. इंप्रूव हो सकता है ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन द लेक. नंबर थर्ड है कंडीशन ऑफ वाटर किल कॉजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ द फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे जो फिश है वो मर सकती है. तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है? सिर्फ थर्ड यहाँ पे सही है. बिकॉज स्पर्ट क्यों होगा फोटोप्लैंक्टन में? ये इसकी पॉपुलेशन कम हो जाए बिकॉज इट रिक्वायर लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर. स्पर्ट कम हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. तो ये तो गया. तो इंप्रूव ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय इंप्रूव ऑक्सीजन ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर की जो प्लेट है स्नो कवर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है. न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग जो है नहीं हो पाएगी किसी भी लेक या फिर वाटर बॉडी में. तो बी यहाँ पे सही है. बिकॉज विंटर के लिए जो है बहुत ज़्यादा फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द लाइट एंड द अदर लाइट ड्राइव्ड ऑर्गेनिज्म पे जो अपनी फूड के लिए डिपेंड करते हैं उससे का क्राइसिस हो जाएगा. फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. जो एक वाटर पे स्मॉल वाटर बॉडीज़ पे टॉप सरफेस पे कुछ प्लांट जैसे अलगा के फॉर्म में उग जाते हैं तो उनको फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है. अगर स्नो कवर वहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है? तो लेमन ग्रास, वाटर हैकेनेथ एंड कैना इंडिका. तो तीनों के तीनों को यूज़ किया जा सकता है. वाटर हैकेनेथ जिसको हम सोरो बंगाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि नहीं बंगाल टेरर के नाम से भी जानते हैं. लेमन ग्रास यस दैट इज ग्रास तो कोई भी ऑलवेज हेल्पफुल. कैना इंडिका ऑल्सो बी द हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर. यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाउंडेड प्रोजेक्ट इंडिकेटेड बाय
ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज विद द इनहांस वाटर। ओके, देखो ये एक बात चला हुआ है किस तरीके से जो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को हेल्प कर सकता है कि वो ग्रीन इकोनॉमी में सपोर्ट करें, एंड जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से उसमें ही एक फैक्टर है कि हम बायो ट्रीटेड वेस्ट फूड यूज प्लांट लगाएं, एंड किस तरीके से इन प्लांट्स का यूज़ करके दे कैन यूज़ आर इकोलॉजी टू गेट बेटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज प्लांट एंड वी यूज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइटो रेमेडिएशन ए प्लांट रिमूव द कंटामिनेट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ऑल कंटामिनेट जो इजीली रिमूव हो जाते हैं बाय रेमेडिएशन से, तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये फर्स्ट सही है। ऑल कंटामिनेट नहीं यूज़ हो पाते हैं, जहाँ पे भी बेस्ट इफेक्टिव है वो यूज़ किया जाएगा क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। द प्रॉब्लम बाय रेमेडिएशन ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम नेचुरली ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है कि वो कुछ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करें। इट्स यूज ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड ऑर्गेनिक कंटामिनेट सॉयल, ग्राउंड वाटर, स्लज एंड सॉलिड्स। फायर रेमेडी जो है प्लांट को कंटामिनेंट फ्रॉम सॉयल एंड वाटर को ट्रीट करने में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आर्सेनिक है। आर्सेनिक आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी था क्योंकि आर्सेनिक कंटामिनेट जो 11 स्टेट है बहुत ज़्यादा पाया गया था, एंड आर्सेनिक की किसी आई थिंक यूके बेस्ड एक कंपनी ने स्टडी की थी, एंड हमने यूके के साथ अभी एक रेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था, एंड आर्सेनिक को कंटेन करने के लिए एक मुक्तोश्री नाम का राइस भी स्टार्ट किया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आर्सेनिक जो है नेचुरली फाउंड होता है अर्थ क्रस्ट में, क्या ये सही है? ये जो है डीप ट्यूबवेल में भी आर्सेनिक पाए जाते हैं, तो अपन कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये यूज़ ऑफ डीप ट्यूबवेल जो है आर्सेनिक के लेवल को सरफेस पे लाने में हेल्प कर सकते हैं। आर्सेनिक नॉट फाउंड नेचुरल, नहीं नेचुरल भी फाउंड होता है अर्थ के क्रस्ट में, तो भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट इज अबाउट द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पे हम इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी एंड इनहांसिंग ह्यूमन वेलबींग अक्रॉस डिफॉरेस्टेड टू डिग्रेड फॉरेस्ट लैंडस्केप में हेल्प करते हैं। फिलहाल इंक्लूड करते हैं प्लांटिंग न्यू ट्रीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल रीजनरी, तो दोनों यहाँ पे सही है। एंड आई थिंक हमने यूएसए के साथ अभी फॉरेस्ट लैंडस्केप टाइप करके एक प्रोग्राम भी चला है। कोई बात नहीं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोसेस है कि हम किस तरीके से इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी को अच्छी तरीके से इन्हांस किया जा सकता है, डिफॉरेस्टेड लैंड जो हो रही है उसको बचाया जा सके। ये मैनिफेस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस सच एज ट्री प्लांट हम कर सकते हैं, नेचुरल रीजनरेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं, लैंड अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एंड इसमें इंक्लूड कर सकता है एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, मैनेज प्लांटेशन, रिवर साइड प्लांटेशन एंड मोर, राइट। लेट्स से स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। देखो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो कहाँ से क्या क्या लेकर आया जाता था। तो गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट था? कोलार अफगानिस्तान, पर्शिया से आता था। सिल्वर अफगानिस्तान, पर्शियन साउथ इंडिया से। कॉपर जो है खेतरी जो राजस्थान, बलूचिस्तान, अरबिया से आते था। टिन जो है अफगानिस्तान, बिहार। लिपाज, लजूल एंड सफ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान लेकर आए जाते हैं, जहाँ से आई थिंक लिपस्टिक वगैरह बनाई जाती है। जेड जो है सेंट्रल एशिया से। स्टेटाइट जो है आई थिंक ईरान, पाकिस्तान, हिर से लेकर आए जाते थे। एमेथिस्ट जो है महाराष्ट्र से, एंड कुछ चीज़ें सौराष्ट्र रीजन से भी आती थी। तो लेट्स सी द जो ऋग वैदिक नेम है, मॉडर्न नेम रीजन कहाँ पे जो रिवर है पाई जाती है। जैसे सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता, वितास था, झेलम, अशिकनी, चेनाब, विपास, ब्यास, परुशनी, रावी नदी, सतुद्री, सतलज नदी, सरस्वती नदी, बृहस्पति, घग्गर नदी, कुभा, काबुल, सवस्ता, स्वाति, करुमा, कुर्रम जो आज की नदी है। गोमती को गोमल कहा जाता है अफगानिस्तान के रीजन में। नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारे रत्ना पुरोहित, सतपथा ब्रह्मा में कुछ रत्नीज के नाम दे रखे हैं। तो लेट्स सी 12 रत्नीज हैं। जो पुरोहित है वो प्रिस्ट कहा जाता था, मशीशी क्वीन, एंड युवा राजा क्राउन प्रिंस, सुतरा था, रॉयल हेराल्ड, शेरनी जनरल उनको कहा जाता था, जर्मनी हेड ऑफ द विलेज, कष्टा, गेटमाल, एंड शंगरहित्री ट्रेजर, एंड बगुदा कलेक्टेड ऑफ टैक्स, एंड अशोअप्पा कुरियर, पल्लागला फ्रेंड ऑफ अ किंग, एंड गोविकर्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड उसको माना जाता था। नेक्स्ट पे ये लास्ट स्लाइड है जो हमें डिस्कस करने थे। महाजन पदार्थ कहाँ पे कौन से पाए जाते थे। तो अंगा जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, एंड मगधा पटना गया, नालंदा इन बिहार, एंड गिवराज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, पाटलिपुत्र अगेन जो है इनकी राजधानी रही है। वजी की बात करें तो वैशाली इनकी कैपिटल थी। मल्ला जो है वाराणसी, नहीं काशी की ये वाराणसी कैपिटल थी। कोसला की नॉर्थ कोसला श्रावती, एंड अयोध्या भी रही है। वात्सा की कौसम्बी, चेडी की शक्तिमती, शोथिवती, एंड कुरु की इंद्रप्रस्थ मॉडर्न इंडिया, एंड पंचला की जो कैपिटल थी वो पंचाल साउथ पंचल कंपलीपा, एंड चित्रा रही है। सूरसेना की मथुरा, मत्स्य की वीरनगरवंती की नॉर्थ टेट्स। ओके जो बुद्धा की लाइफ है किस चीज़ के लिए डिपिक्ट किया है। जो जन्म हुआ था
बुद्धा का, उसको लोटस से दिखाया जाता है। महाभिनिष्करणम जो रिनाउंसिएशन हॉर्स को दिखाया जाता है। निर्वाणा बोधि ट्री को, धर्मचक्र परिवर्तन फल शर्मा जो व्हील को दिखाया जाता है, जो कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करता है। महान निर्वाणा जो डेथ है वो स्तूपा से डिफाइन की जाती है। तो एंड कंथका बुद्धा हॉर्स था। चना बुद्धा चैरियटर था। देवदत्ता बुद्धा कज़न था। सुजाता फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइज, मिलखट बोध गया। एंड अदर नेम्स ऑफ बुद्धा गौतमा, क्लैन नेम जो था सिद्धार्था, चाइल्डहुड नेम, एक मिनट, क्लैन नेम जो था बुद्धा गौतमा, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्था था। शाक्य मुनि में ये शाक्य मुनि जो है इसका क्लैन नेम था। ओके, कहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो यू कैन सी हेयर। इसी के साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।